चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, आपको रीजंस के साथ बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये 3 है, एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है जो नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल का, यदि वो सर्कुलर मोशन में है तो हमेशा रेडियस के अलॉन्ग होगा और सेंटर की तरफ होगा। तो ये पहला गलत है, फॉल्स है। जो नेट एक्सेलरेशन होता है किसी भी पार्टिकल का, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रेडियस के अलॉन्ग हो और सेंटर की तरफ हो। ये तभी होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी। यूनिफॉर्म होना चाहिए सर्कुलर मोशन, तभी होगा ये। अगला है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ये सत्य है। अगर आप सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये सर्कुलर कैसे घूमता है, आप देखिएगा ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस जगह पे ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ ये ऐसे मूव करता है। तो हमेशा ऐसा लगेगा कि ये टेंजेंट की तरफ मूव कर रहा है, हर बार लगेगा कि टेंजेंट 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 पे मूव कर रहा है और टेंजेंट टेंजेंट करते करते वो सर्कल बना लेगा। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है v वेक्टर, वो हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा, v डैश v डबल डैश, ये हमेशा इसकी तरफ होगा। तो ये सत्य है। फिर है एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें और एक्सेलरेशन वेक्टर पूरे सर्कल का जोड़े, एवरेज करें, तो नल वेक्टर होगा, और ये सत्य है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन वेक्टर का, वो सेंटर की तरफ आता है। यानी अब ये बात सही हो गई कि ये सेंटर की तरफ आता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। लेकिन जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे, देखिए ये इधर है तो ये किसी टाइम पे यहां भी मिलेगा, यहां मिलेगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट इसको यहां भी मिलेगा, तो ये कैंसल आउट होंगे सारे। इसका मतलब एवरेज इन वेक्टर्स का एक साइकिल में आपको नल वेक्टर मिलेगा। जो पोजीशन है पार्टिकल की वो कुछ इस तरीके से दी गई है, 3.0 ti। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टी के टर्म्स में करेंगे। बाकी आई जे के इसके जो यूनिट वेक्टर्स है वो है। टी आपको दिया है सेकंड में, और कोएफिशिएंट इनके प्रॉपर यूनिट है आर की मीटर्स में। आपको एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है वेलोसिटी की इस पार्टिकल की, t इक्वल टू 2.0 सेकंड पे। तो पहली चीज ये आर वेक्टर है, आपको पोजीशन दी हुई है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। सीधी सी बात है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी आर बाई डी टी करेंगे। अब आप इस आई जे को भूल जाइए, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आई जे को भूल जाइए, आप केवल इसको लीजिए 3.0 टी माइनस 2.0 टी स्क्वायर प्लस 4.0। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप टी के टर्म्स में। क्या डिफरेंशिएशन होगा, 3.0 टी में टी चला जाएगा, 3.0 बचेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर 2t बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, और तीसरा तो खैर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। बाकी ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन निकालना है तो d2r बाय dt स्क्वायर निकालना है, या आप कहें dv बाय dt निकालना है। अभी अभी आप वेलोसिटी निकाल चुके, देखिए वेलोसिटी वेक्टर आपके सामने है, तो dv बाय dt कर दीजिए, यानी कि इसका t के टर्म से डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब आपको ये आई जे भूल जाना है, केवल ये और ये देखना है, ये तो 0 हो जाएगा, ये इसमें केवल 4.0 बचेगा, वो भी 9 माइनस। एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आएगा, ये वेक्टर उसके बाद लगा देना है इसके आगे। अब जैसे ही आप इसमें t इक्वल टू 2 डालेंगे इस जगह पे और इस जगह पे, तो आपको एक्सेलरेशन तो खैर -4 ही आ रहा है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, हमने डी आर बाई डी टी किया, टाइम 2.0 डालेंगे, इस जगह पे t2 डाल दीजिए तो 3.0 i माइनस 8.0 j आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, i का जो कोएफिशिएंट है स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट स्क्वायर, अंडर रूट कर दीजिए। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दीजिए। डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, ये vy है, ये यहाँ पर ये vy है, ये vx है, तो vy बाय vx करिए, tan थीटा होता है। थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स लगा लीजिए इसके आगे, -8/3 इसको टेबल से देखेंगे तो करीबन -69.45 डिग्री आएगा।
ये नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वो एक्स एक्सिस से नीचे है। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो ये जो टाइम अगर आप इसको देखें -4.0, तो इसमें भी एक एंगल बन रहा है जो हमने वेलोसिटी के लिए बताया। एक पार्टिकल शुरुआत कर रहा है ओरिजिन से t = 0 सेकंड पे, इसकी वेलोसिटी ये दी हुई और ये मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ये दिया हुआ है। आपको बताना है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 16 मीटर, किस समय पे एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर होगा, क्या वाई कोऑर्डिनेट होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे, और क्या स्पीड होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पे। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 जे, ये x है, ये y है, ये j। इसका मतलब j है आपका ये वाला कंपोनेंट, जो भी आप y मानते हैं, इस डायरेक्शन इस कंपोनेंट आपको दिया हुआ है। j मतलब y के कंपोनेंट दिया हुआ है। एक्सेलरेशन भी आपको बताया गया हुआ है, इसमें i और j कंपोनेंट है, यानी आपके पास x और y कंपोनेंट है, इसमें y कंपोनेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास है और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन है क्या? ये है, तो एक्सेलरेशन को ये लिख दीजिए और dv/dt भी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी। हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की जगह ये रखेंगे और dv/dt से इक्वेट कर देंगे और dt को इधर ले जाएंगे। ठीक, अब dv क्या हो गया? 8.0 i + 2.0 j dt। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये तो v हो जाएगा, 8.0 के साथ t आ जाएगा, इसके साथ 2.0 t आ जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म है वो भी जुड़ेगा इसके साथ, जो हम ये इसको लिख रहे हैं। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो हमने बताया, ये है क्या? ये वो वेलोसिटी वेक्टर है t = 0 पे, और v क्या है? ये किसी t टाइम पे। लेकिन हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, तो dr/dt होता है। इस dt को इधर ले जाइए, v अभी आपने देखा, निकाला हमने इंटीग्रेट करके, उसको यहां रख दीजिए dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोबारा, इसको यहां इंटीग्रेट करिए, इसको यहां इंटीग्रेट करिए। अब कंडीशन क्या है? t = 0 पे r = 0 है, t = t पे r = r है। पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये आ रहा है यहां पर, तो 8.0 t²/2 आ जाएगा, यहां पर 2.0 इंटू ये जो t है, ये t²/2 यहां भी आएगा, और u क्योंकि dt के साथ है तो u तो खैर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन dt के साथ ये t बन जाएगा ut, तो ये फाइनली आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 8.0/2 4 होता है, 2.0/2 आपका 1 हो जाता है, तो ये हट जाएगा। अब देखिएगा कि जो u दिया हुआ है, ये सवाल में आपको दिया गया है। देखिए सवाल में ये दिया हुआ है कि जो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, कहां हो रहा है? t = 0 पे, ये इसकी 10j दिया हुआ है, तो हमारे पास u ऑलरेडी है, तो u की जगह हम 10j रख देंगे। ओके, तो i टर्म, j टर्म और ये j टर्म और आ गया आपका, तो ये j और j टर्म को जरा जोड़ दीजिए पहले, 10t + t² आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास जो r होता है, कोई भी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको हम xi + yj से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, r को xi + yj लिख दिया, और ये तो हमारे पास का टर्म आ ही गया था। अब एक एक को इक्वेट कर दीजिए, x हो जाएगा 4.0 t², y हो जाएगा आपका 10t + t²। तो हमने क्या किया, x हमारा हो गया ये मेंबर, और जैसे ये मेंबर आया हम इससे t निकाल सकते हैं। कैसे? 4 को डिवाइड कर दीजिए x से और अंडर ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको सब करके दिखाता हूं। x आपका 4t² का मतलब क्या है? t² कितना होगा? x/4, राइट, और t कितना होगा? √x/4, यानी कि √x/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें y भी हमने इक्वेट किया, x और y इक्वेट किया। हमने किया क्या, x को हमने बताया कि ये 10t है, ये 4.0 t² है, और y इक्वेट किया 10t + t²। x वाले से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली और y से हमने इसको इक्वेट कर दिया। लेकिन x 16 पे मीटर पे क्या होगा? अगर आप x 16 यहां रखें तो क्या आएगा? जो मैंने यहां पर कहा था 16 यहां रख दीजिए, √16 होता है 4/2 2 सेकंड, और y क्या होगा? अगेन क्योंकि टाइम आ चुका है, इस टाइम को इसमें डाल दीजिए, यहां t पे, इस t² पे, तो y भी आपका आ गया। अब वेलोसिटी
8.0 t, ये तो वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं, है ना। टाइम 2 पे, t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, t की जगह 2 रख दीजिए, जहां जहां t है वहां 2 रख दीजिए। u आपके पास है, 10j आपको दिया ही हुआ है सवाल में, तो vt आ गया 16i प्लस 14j। स्पीड क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 452, 21.26 मीटर पर सेकेंड। i और j आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग x और y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है i प्लस j का और i माइनस j का, और कौन से कंपोनेंट है और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टर a है 2i और 3j अलोंग द डायरेक्शन, इनके और इनके अलोंग आपको बताना है। आप ग्राफिकल मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक p वेक्टर हम लेके चलते हैं। हमें बताया गया कि i और j यूनिट वेक्टर है अलोंग x और y एक्सिस, ठीक। तो pxi और pyj, i प्लस j, i और j दोनों x और y के अलोंग है, तो ये x के अलोंग है यूनिट वेक्टर, तो p ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, i प्लस j, यानी कि हमारा p जो वेक्टर आया वो आया i प्लस j। अब देखिए मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं, ये मेरे पास है, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं दोनों को, तो px 1 आएगा और py आपका 1 आएगा, तो px py 1 आ गया, और ये 1 वैसे भी दिया हुआ है क्योंकि आपका i और j अपने आप यूनिट वेक्टर्स दिए हुए, तो अपने आप ये 1 ही है। ये तो केवल तरीका है बताने का, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि x और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स है, तो px भी 1 है, py भी 1 है। अगर इसका आप निकालने चले मैग्नीट्यूड, तो आप क्या होगा, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर अंडर रूट, px आपका 1 है, py आपका 1 है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 हो गया। तो i प्लस j का जो मैग्नीट्यूड है i प्लस j का, वो क्या होगी, i प्लस j तो किया आपने, i प्लस j किया ना, तो i प्लस j का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब ये चीज क्लियर होगी ना। अब देखिए थीटा आपका एंगल है, जो ये p वेक्टर बना रहा है x एक्सिस से, ये px है, ये py है, ये p वेक्टर बना रहा है, ये थीटा। अब ये जो थीटा बन रहा है इसको कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या होगा, ये px है, ये py है, तो py बाय px, थीटा निकालना है तो tan इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है 1 1, यूनिट वेक्टर का सवाल में दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 tan इनवर्स 1 बाय 1 इस tan इनवर्स 1 जो कि 45 डिग्री होता है। i प्लस j आपका 45 डिग्री बना रहा है x एक्सिस से। अब आते दूसरे पे, जैसे हमने p पहले लिया था i प्लस j, यहां पर हम p लेंगे i माइनस j, राइट। तो q ले लेते हैं, चलिए p क्योंकि इक्वेट एक जैसा हो जाएगा तो q ले लेते हैं, q हो गया आपका i माइनस j। अब हमारे पास क्या है, qxi, q है, q क्या है, qxi माइनस qij, ये i और j इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, qx कितना हो जाएगा, अगेन 1, qy कितना आ जाएगा, अगेन 1 या माइनस 1। अब क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड हमें लेनी है और इसका वैल्यू निकालना है, तो qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 ये भी आएगा, तो मैग्नीट्यूड i माइनस जी का भी अंडर रूट 2 रहेगा। अब थीटा, अब इसमें क्या बात हुई कि जब हम px और qx ले रहे थे, तो px कुछ इस तरीके से था, py कुछ इस तरीके से था, ये px यहां है और py ये है, लेकिन अब यहां पर हमारी बात हो रही है कि हम qx तो ये यूं ले रहे हैं और qy यूं ले रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं qx माइनस qy की ना, तो माइनस के लिए हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे qy को। तो अब हमारा इंटरेस्ट है इस एंगल में, ये एंगल कितना होगा, फिर से इसी तरफ जाते हैं, qy बाय qx, qy की और qx की वैल्यू आपकी एक की 1 है कि माइनस 1 है, जो कि हमने इक्वेट करके दिखाया था कि एक की वैल्यू हमारी 1 है, इसकी ये 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट माइनस 1 है, तो qx और qy वैसे तो मैग्नीट्यूड इनकी 1 है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका माइनस में है, तो एक qx है 1 और एक है qx 1 है, qy माइनस 1 है, माइनस 1 बाय 1 इसको आप लेंगे तो आपको माइनस 45 डिग्री आएगा, माइनस 45 यानी कि ये वाला डिग्री। तो i और j, i माइनस j जब करेंगे तो ये माइनस 45 डिग्री बनाएगा x एक्सिस, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, अब हमको यहां पर वेक्टर एक a दिया हुआ है 2i 3j, i प्लस j और i माइनस j के अलोंग इसका डायरेक्शन निकालना है,
तो कैसे करेंगे इसमें? हमारे पास जो वेक्टर है वो है a 2i + 3j। 2i और 3j दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। अब a क्या है? axi + ayj, जैसे हमने p के साथ किया, जैसे हमने q के साथ किया, x के साथ भी यही होगा। तो ax को इक्वेट करेंगे 2 के साथ, ay को इक्वेट करेंगे 3 के साथ। ax आपका 2 है, ay 3 है, मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों का स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो अंडर रूट 39। अब क्योंकि ax ये है हमारे पास, ay ये है, ax हमारे पास दिया हुआ है 2, ay हमारे पास दिया हुआ है 3, तो अगर हमको ये निकालना है tan थीटा तो आएगा 3/2, यानी कि tan इनवर्स, अगर थीटा निकालना है तो tan इनवर्स 1.5, जो कि 56.31 डिग्री आएगा। अब ये तो केवल 2i + 3j का एंगल निकला है, लेकिन अगर हम एंगल निकालना चाहे इनके और इनके बीच में, मतलब 2i + 3j और i + j के बीच में, तो थीटा इनके बीच में पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। एक का 56.31 आया था, एक का 45 डिग्री आया था, दोनों का डिफरेंस है 11.31। तो जो कॉम्पोनेंट होगा वेक्टर a का अलोंग डायरेक्शन p, जो एंगल थीटा बना रहा है, वो होगा a cos थीटा। जो कॉम्पोनेंट है a cos थीटा है और p कैप है इसमें, क्योंकि p के डायरेक्शन में निकालना है कॉम्पोनेंट ऑफ a, और a का कॉम्पोनेंट क्या होता है? a cos थीटा अलोंग p। तो a cos थीटा, थीटा ये वाला एंगल लेंगे, और यहाँ पे p कितना है? i + j/√2, क्योंकि p का यूनिट वेक्टर निकालना है, ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब i + j तो करेंगे, साथ में अंडर रूट i का जो कॉम्पोनेंट है 1² + 1², इसका अंडर रूट नीचे रखेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये यूनिट वेक्टर है, तो a cos, ये जो डिफरेंस निकाला हमने, और i + j/√2 ये यूनिट वेक्टर है, इसीलिए ये काम किया है। अब जरा सा सॉल्व कर लेंगे इसको। a हमारे पास अंडर रूट 13 है, ये भी हमने निकालना। cos 11.31 निकालने की कोशिश करेंगे तो 0.9806 आएगा, √2 ये रहेगा, i + j यही रहेगा। इसको सॉल्व करिए। i + j आपकी जो, अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, i + j आप निकाल चुके हैं, √2 होता है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5/√2 आएगा। अब एंगल क्या होगा? 2 + 3j और i - j के बीच में, मान लीजिए इनके बीच में थीटा डैश एंगल है, तो थीटा डैश एंगल क्या होगा? 45 डिग्री एक का आया था, 56.31 दूसरे का आया था, लेकिन इसमें एक बात है, जब आप इसकी बात कर रहे थे, एक एंगल आपको याद होगा, एक एंगल हमारा इस तरीके से 45 डिग्री आया था और एक एंगल हमारा -45 डिग्री आया था। तो हमारा जो 56 आया था, हमने एक बार उसका ये एंगल निकाला और एक बार हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, यानी कि हमको 45 के साथ 56.31 ऐड करना पड़ेगा, 101.36। काम वही होगा, लेकिन इसमें एंगल थोड़ा सा, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं i - j का कॉम्पोनेंट, मतलब कॉम्पोनेंट वेक्टर a का डायरेक्शन ऑफ q, और q क्या है? i - j, यानी कि कॉम्पोनेंट वेक्टर a का निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ i - j। तो अब क्या करेंगे? एंगल हमारा ये दो जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने देखा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, जो हमने p और q की बात कर रखी थी। अब a की बात जब करेंगे तो इसके साथ एंगल जोड़ेंगे, वही काम करेंगे a cos थीटा। अब यहाँ पर आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि जब भी हम कंपोनेंट निकालते हैं किसी डायरेक्शन में, तो उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। a cos थीटा डबल डैश, जो कि 1013.1 है, इसको रख दीजिए। a हमारा √13 आ चुका है, ये i - j तो करेंगे, साथ में अंडर रूट 2 का क्यों करेंगे, 1² प्लस -1 का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तब ये यूनिट वेक्टर बनेगा। अब जैसे पहले किया था, इसको सॉल्व कर लेंगे, और चाहे तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे cos 901.31 है, आप जानते हैं कि ये साइन में कैसे चेंज होगा, ये मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, i - j आएगा, इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 1² प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/√2 आएगा। फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू? कोई भी आर्बिट्रेरी मोशन हो रहा है, इनमें से कौन कौन सा ट्रू है? इसमें जो एवरेज आप देख रहे हैं, ये एवरेज 3 जगह आया है। ये एवरेज क्या होता है? ये एवरेज है क्वांटिटी का किसी टाइम इंटरवल t1 से t2। तो पहले चीज देखिए, ये है आपका हाफ vt1 प्लस vt2, यानी कि आप एवरेज निकाल रहे हैं पहली की वेलोसिटी t1 इंस्टेंट पे, दूसरी की वेलोसिटी t2 पे, डिवाइड बाय 2। लेकिन सवाल यह है कि मोशन आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मोशन में अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन होता तो आप vt1 प्लस vt2/2 कर सकते थे। ये आर्बिट्रेरी मोशन है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कैसा भी हो सकता है। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी दोनों का जोड़ करके डिवाइड बाय 2 नहीं। दूसरे की बात करते हैं,
दूसरा क्या बोलता है, आपको बताता है वी एवरेज, यानी ये वाला RT2 माइनस RT1 बाय T2 माइनस T1। R मतलब आपका पोजीशन T2 पे, इन दोनों को घटाया, T1 T2 पे था और T1 पे था, दोनों को घटाया, डिवाइड बाय टाइम इंटू। तो ये सत्य है, किसी भी आर्बिट्रेरी मोशन में पार्टिकल इसको इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है VT इक्वल टू V0 प्लस AT। अब अगेन वही बात आ गई, सवाल में दिया हुआ है कि मोशन पार्टिकल का कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पार्टिकल का वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जब नॉन यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन होता है तो V इक्वल टू U प्लस AT से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर अगला है ये RT इक्वल टू R0 प्लस V0T प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका ये भी इक्वेशन है मोशन की, और इसके लिए बिल्कुल सेम डिस्कशन रहेगा। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये भी नहीं चलेगा। अब VT2 माइनस VT1 बाय T2 माइनस T1 ए एक्सेलरेशन एवरेज, जो हमने डिस्कशन वेलोसिटी के लिए किया था, अगर हम वेलोसिटी एवरेज निकाल सकते हैं डिस्टेंस माइनस करके, टाइम माइनस करके, उनका डिवीजन लेके, तो हम वेलोसिटी का डिफरेंस लेके और टाइम का डिफरेंस लेके डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली देखिए और बताइए कि रीजन के साथ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? पहली चीज, स्केलर क्वांटिटी, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ए इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? स्केलर क्वांटिटी तो है, इसमें कोई शक नहीं, हम बोल रहे चलिए स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी, कोई भी इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, तो ये चीज यहां पर हमेशा सत्य नहीं होगी। अगला है कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी के होने के बावजूद भी आप देखिए टेम्परेचर नेगेटिव में होता है ना, जहां पर बहुत बर्फ गिरती है -डिग्री में टेम्परेचर होता है, तो नेगेटिव हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब देखिए टोटल पाथ लेंथ आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायमेंशन तो लेंथ का है, ये भी फॉल्स हो गया। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये वेरी नहीं करेगी, तो इसको भी हम फॉल्स कहेंगे। जैसे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जिस जगह पे ले जाएंगे ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। फिर है हैज द सेम वैल्यूज फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये बात सत्य होगी। क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है अलग अलग ओरिएंटेशन में देखते रहे आप, ये वेरी नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं होती है इसमें। एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है इतनी हाइट पे, 3400 हाइट पे, ग्राउंड से ऊपर, यदि एंगल जो सबटेंड कर रहा है एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकंड अपार्ट इज 30 सेकंड, यदि जो एंगल मान लीजिए यहां पर है और यहां पर है, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है ग्राउंड पे, वो ये बताया गया है कि ये 30 डिग्री है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट निकालना है। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगा, ये आपका फिगर है, यहां पर था, फिर यहां पर आया, ये कुल मिला के 30 डिग्री बन रहा है, तो एकदम वर्टिकली अगर ऊपर होगा तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हाइट दी हुई है 3400 मीटर, जो एंगल सबटेंड हो रहा है 30 डिग्री, समय बताया गया है 10 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने की जो का समय है इनका 10 सेकंड है। अब अगर आप इस एंगल को हाफ 15 डिग्री निकालना चाहें तो वो क्या होगा, PR बाय OR। OR tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इस एंगल के अनुसार ये बेस हो गया R या OR। तो PR कैसे आएगा, PR कैसे आएगा, OR इंटू 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका PR आ जाएगा। अब इसको ऐसे रखते हैं, 10-15 की वैल्यू नहीं डालते। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, इसका मतलब जो है PR और RQ आपका बराबर है, लेकिन PQ क्या है, PR प्लस RQ, यानी कि PR प्लस RQ, इस RQ को भी PR लिख सकते हैं क्योंकि PR और RQ बराबर है, तो 2PR हो जाएगा। अभी आप PR निकाल चुके हैं, इसको यहां रख दीजिए, 2 इंटू 3400 इंटू 10-15 डिग्री। अब हम इसकी बाकायदा वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 60-100 हो गया,
6800, ये 0.268 मल्टीप्लाई करिए, आपका ये दूरी हो गई। स्पीड कैसे निकालेंगे? ये आपकी दूरी निकल गई, 10 सेकंड आपको दिया गया है, इन दोनों को डिवाइड करिए, स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम 182.24 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।